हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, अध्याय 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायवीय तना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसे तने जो भूमि के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं वायवीय तने कहलाते हैं। इन तनों में शाखाएं, पत्तियां, पर्व संधियां और फूल आदि सभी जो है उपस्थित होते हैं। जैसे में उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे में गुलाब, अंगूर, नागफनी और नींबू आदि। वायवीय तने का जो रूपांतरण है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है स्तंभ कंटक। इनकी रचनाएं कठोर और कांटेदार होती है जो अग्रस्त या कक्षस्थ कलिकाओं के रूपांतरण से निर्मित होती हैं। यानी कि इनके आगे का जो सिरा होता है कांटेदार रूप में रूपांतरित हो जाता है। कभी कभी इनकी कांटेदार संरचना पर पत्तियां और पुष्प निकल आते हैं, जैसे नींबू, बोगेनविलिया आदि पौधों में ये प्राय उपस्थित होती हैं। इसके बाद दूसरा है स्तंभ प्रतान। देखिए, कुछ पौधों में पत्तियों की शाखाओं के शीर्ष भाग से पतले धागे के समान कुंडलित रचनाएं विकसित होती हैं जो प्रतान कहलाता है। ये किसी आधार से लिपटकर कमजोर तने वाले पौधों के आरोहण में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे लौकी। लौकी का जो पौधा होता है एक धागे के रूप में जो है, आप देखिएगा कि अगर लौकी के पौधों को दीवार पर चढ़ाया जाता है, दीवार पर अगर उसको दीवार के पास हटा दिया जाता है तो खुद ब खुद जो है वो दीवार के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो एक धागे नुमा जो संरचना होता है वो दीवार को पकड़कर आगे जो है बढ़ता है। ठीक है। और अंगूर के भी पौधे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यानी जो है किसी आधार से जुड़कर ये अपने आप को ऊपर की तरफ फैलाते हैं, यानी विकसित होते हैं। इसके बाद है पर्णावृंत। पर्णावृंत कई मरोदीभित पौधों में तना चपटा, बेलनाकार या गोलाकार और हरे रंग का होता है। इसकी पत्तियां रूपांतरित होकर कांटों और सल्क पत्रों में परिवर्तित हो जाती हैं। देखिए, जो पत्तियां होती हैं जो पानी के उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने अपने आप को, यानी अपने पत्तियों को कांटे के रूप में तब्दील कर लेती हैं। और इससे क्या होता है कि जल की जो हानि होता है कम होता है, यानी ये मरुस्थलीय या पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के पौधे पनप पाते हैं, उग जाते हैं। तो इसलिए पौधे जो है अपने पत्तियों को कांटे के रूप में ये बदल लेते हैं और इसे जल के हानि को मतलब रोकते हैं। जैसे में नागफनी का पौधा, काजुराइना और कैक्टस आदि का पौधा। इसके बाद है पर्णाव पर्व। देखिए, सामान्यतः कुछ पौधों की पर्व संधियों से छोटी हरी बेलनाकार या चपटी शाखाएं विकसित होती हैं जो स्वतः सल्क पत्र में परिवर्तित हो जाती हैं। यह परिवर्तन पौधों में वाष्प उत्सर्जन के दर को कम करने के लिए होता है। इस प्रकार के रूपांतरण को पर्णाव पर्व कहते हैं, जैसे में सतावर और रसकस। पत्र प्रकलिका। कुछ पौधों की कक्षस्थ और पुष्प कलिकाएं विशेष छोटे आकार में रूपांतरित हो जाती हैं जो पत्र प्रकलिका कहलाती हैं। मुख्य पौधों से अलग होकर ये भूमि में गिर जाती हैं। ठीक है। और अनुकूल मौसम में विकसित होकर नए पौधों का निर्माण करती है, जैसे प्याज, लहसुन आदि। इसके बाद जड़ और तने की जो आंतरिक संरचना है इसमें भिन्नता किस प्रकार से है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो जड़ है इन पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं परंतु उपचर्म अनुपस्थित होता है। तना के अंतर्गत अगर बात करें तो इन पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं परंतु उपचर्म उपस्थित होता है। जड़ इनकी उत्पत्ति मूलांकुर से होती है। तना इनका विकास प्रांकुर से होता है। जड़ सामान्यतः इनमें कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तना पत्तियों की कक्षस्थ कलिका से शाखाओं का जन्म होता है। जड़ जड़ जो है प्रारंभिक अवस्था में कैम्बियन अनुपस्थित रहती है, जबकि जो तना है इसमें कैम्बियन कोलेटरल होते हैं। जड़ों में एंडोडर्मिस सदैव उपस्थित होता है और तना जो होता है इसमें एंडोडर्मिस अस्पष्ट और अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। इसके बाद पत्ती के बारे में डिस्कस करेंगे, लीफ के बारे में। देखिए, जो पत्तियों की संरचना है, मान लीजिए ये है आपका पत्तियां। ठीक है, ये पत्ती है, लीफ है। पत्तियां प्रायः पतली, चपटी और हरे रंग की संरचना वाली होती हैं जो तने की पर्व संधि से इंटरनोड से पार्श्व उपांग के रूप में विकसित होती है। पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधों के तने के साथ पत्तियों का व्यवस्थित क्रम पर्ण विन्यास कहलाता है। कुछ पत्तियां वर्धी प्रजनन एवं परागण में सहायक होती है।
देखिए, अकारकीय दृष्टि से पत्तियों के 3 भाग होते हैं, पर्णधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णधार के बारे में अगर बात करें तो यह पत्ती का सबसे निचला भाग होता है। जो पत्तियां होती हैं इनका सबसे ये निचला भाग होता है, यानी ये वाला भाग, जिसकी सहायता से पत्तियां तने से जो है जुड़ी रहती हैं। इसके आधारीय भाग से निकली 2 पार्श्वीय पत्तियां अनुपर्ण कहलाती हैं। चना, मटर, आम आदि में पर्णधार जो होता है, पर्णधार मोटा होता है। इसके बाद है पर्णवृंत। यह पत्तियों में, याद रखिएगा, यह पत्तियों में डंठल नुमा संरचना है जो पर्ण फलक को तन्ने से जोड़ती है। जिन पत्तियों में यह उपस्थित होता है उन्हें सवृंत कहा जाता है, जैसे आम, पीपल। पर्णवृंत पत्ती को इस प्रकार सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो सके। इसके बाद है पर्णफलक। यह पत्ती का मुख्य भाग है जिसे ब्लेड भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो हरा, चपटा और विस्तृत भाग होता है। तो जो पर्णफलक है यह पत्ती का मुख्य भाग है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हरा, चपटा और इसका जो भाग होता है विस्तृत भाग होता है। इसके बाद अगर बात करें तो पत्ती की जो अनुप्रस्थ काट है, इसकी जो संरचना है आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पत्ती है, इसकी जो काट की संरचना है, पत्तियों को काटने के बाद जो दिखता है वो इस रूप में दिखता है। ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं गैस विनिमय के लिए खोखला करना, यानी ये रंध्र होता है। ये किस लिए रंध्र होता है? गैस विनिमय के लिए ये मतलब खुला रहता है। ये रंध्र कोशिका है, ये ऊपरी बाह्य त्वचा है। ये वाला एरिया क्या है? ऊपरी बाह्य त्वचा है। ये आपका खंभ पर्ण मध्योतक है, ये आपका स्पंजी पर्ण मध्योतक है, और ये संवहनीय ऊतक है, और ये अपाक्ष बाह्य त्वचा है, और इसके नीचे ये जो है ये मोम की मोटी सतह है। ये जो है वायु गुहिका है, रंध्र कोशिका है ये, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को छोड़ता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये जो है ये मोम की मोटी सतह है, और यहां से यहां का जो भाग है ये प्रकाश संश्लेषी मध्योतक कोशिका होता है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पत्तियों की जो प्रकार है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, पत्तियों के 2 प्रकार है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती के बारे में अगर बात करें तो जब पत्ती का पर्णफलक अधिक हो और कटा हुआ हो, परंतु यह कटाव मध्य सिरा या पर्णवृंत तक न पहुंचे, तब वह सरल पत्ती कहलाती है, जैसे आम की पत्ती। और जो संयुक्त पत्ती है, जब पर्णफलक का कटाव मध्य सिरे तक पहुंचे और पत्ती के फलक अनेक छोटे छोटे खंडों में विच्छेदित हो जाए, तब ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं पाई जाती है, यहां पे आप देख सकते हैं। यह आपका सरल पत्ती, यह है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती आप देख सकते हैं, यह है मध्य सिरा इसका, यह है पत्रावृंत, यह है आपका कक्षीय कली, और यह है आपका पत्रकार। ये आपका कक्षीय कलिका है, यह भी कक्षीय कलिका है, ये आपका जो है पत्रक है। तो आप देख सकते हैं जो सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती जो है किस तरह से दिखते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पर्णफलक के कटाव के आधार पर संयुक्त पत्तियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पिछाकार और हस्ताकार। पिछाकार संयुक्त पत्तियां, देखिए इसमें बहुत से पर्णक मध्य सिरे के दोनों ओर लगे होते हैं। इस स्थिति में मध्य सिरा पुष्प क्रम कहलाता है, जैसे नीम का पत्ता। दूसरा जो है हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, इसमें पर्णक जो है एक ही बिंदु यानी पर्णवृंत के सिरे पर स्थित होते हैं, जैसे सिल्क, कॉटन वृक्ष। पत्तियों का जो रूपांतरण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पत्ती भोज्य पदार्थ के निर्माण के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है। जैसे पहला है पर्णकंटक। संपूर्ण पत्ती या पत्ती का आंशिक भाग कांटेनुमा संरचनाओं में रूपांतरित हो जाता है, जैसे नागफनी और आर्जिमोना का जो है पौधा। इसके जो पत्तियां हैं इस प्रकार की होती हैं कि संपूर्ण पत्ती या पत्ती का जो आंशिक भाग होता है वो कांटेनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो ये पत्तियां ही हैं जो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रतान या ट्रेंडल्स एक धागे नुमा संरचना होती है जो सर्पिलाकार रूप में कुंडलित होती हैं। ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जब ये किसी आधार के, अगर बात करें, जब ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं
तब लता के रूप में चारों ओर ये कुंडलित हो जाते हैं और पौधों के आरोहण में सहायक होते हैं, जैसे मीठी मटर, स्वीट पी। इसके बाद है पर्णावृंत। देखिए पर्णावृंत जो है कुछ पौधों जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल, इनमें पर्णवृंत का कुछ भाग चपटा या पंखदार और गहरे रंग का पर्णफलक के आकार जैसा हो जाता है। तो जो पर्णावृंत है कुछ पौधों जैसे जो ऑस्ट्रेलियन बबूल है, इसमें इनमें जो है पर्णवृंत का कुछ भाग चपटा या पंखदार और हरे रंग में पर्णफलक के आकार जैसा हो जाता है। यह पर्णवृंत प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। हुकदार पत्ती, इसमें पत्तियां हुक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो तीन घुमावदार संरचना की तरह कठोर हो जाती हैं, हार्ड हो जाता है, और यह प्रायः पत्तियों के अंतिम छोर पर उपस्थित होती है, जैसे डोक्सेंथा। पत्तियों का जो आकार है आप देख सकते हैं किस मतलब कि पत्तियों का जो आकार है किस किस आकार की होती हैं, यहां पे आप एक बार देख लीजिए। देखिए सुई आकार, हंसी आकार, गोलाकार, समचतुर्भुजाकार यानी हीरे जैसी संरचना वाली भी पत्तियां होती हैं, और संब्राग, ठीक है, यानी लंबी नुकीली नोक वाली, पंखाकार यानी पंख जैसी, अंडाकार, पाटलक, पत्यावर्ती यानी पत्रकों की पत्यावर्ती व्यवस्था। इसके बाद कुंताब यानी आधार पाली युक्त त्रिकोणीय रचना, हस्ताकार यानी हाथ और अंगुलियों के समान, और करछुलाकार यानी चम्मच जैसी, सुकमय यानी कांटे जैसे नुकीली नोक वाली, बलम नोक यानी दोनों सिरों से नुकीला, ठीक है, पंजाकार यानी हस्ताकार विभाजित पार्श्व पत्तियां, भालाकार यानी नुकीला कंटकीय आधार वाली, द्विपिक्षाकार यानी पत्रक भी पिछाकार आप देख सकते हैं, रैखिक, ढालाकार यानी वृत्त मध्य से जुड़ा। इसके बाद सुई सदृश, सुई के समान, हृदयाकार यानी हार्ट जैसा, वृत्त विदल से जुड़ा हुआ, पालिये, स्तंभ वेष्टि, त्रिपर्णी, फनाकार, प्रतिहृदयाकार, विषम पिछाकार, त्रिपिछाकार। ये सभी पत्तियों का प्रकार है, किस प्रकार के पत्तियां जो है देखने को मिलता है। इनकी रचनाएं किस किस प्रकार की होती है, मतलब कि त्रिकोण के आधार पर प्रति अंडाकार यानी अंडाकार आधा से जो है संकरा होता है, सम पिछाकार, लुनाग्र, पांगुलित, कुंठाग्र, पिछेदक, एक पर्णी, दीर्घवृत्ताकार, विपरीत यानी पत्रक समान जोड़ों में, और वृक्काकार यानी गुर्दे के आकार का, ठीक है। इसके बाद चक्रादार यानी तीन या अधिक पत्रकों का समूह वाला। ये सभी पत्तियों का आकार है, आकृति है, किस किस मतलब कि आकृति यानी कैसी कैसी जो है पत्तियां देखने को मिलता है। देखिए सल्क पत्र ये सामान्यतः पतले, शुष्क, झिल्लीदार संरचना में होता है। जो सल्क पत्र होता है ये पतले होते हैं, शुष्क और झिल्लीदार संरचना से युक्त होते हैं। इनका कार्य अक्षीय कली की सुरक्षा करना है, और कभी कभी ये जल और भोज्य पदार्थों का भंडारण भी करते हैं, जैसे में अदरक, अरबी, लहसुन, प्याज आदि। इसके बाद घटपर्णी, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। जो पिचर प्लांट है, जो घटपर्णी है, इस पौधे के बारे में अगर बात करें तो इसमें पत्तियों का जो पर्णाधार होता है चौड़ा और चपटा और हरे रंग का होता है। इसमें उपस्थित पर्णवृंत प्रतान का फलक घटक और ढक्कन के संरचना के रूप में होता है। जब कोई कीट इस घटक नुमा संरचना के अंदर पहुंच जाता है तो ढक्कन बंद हो जाता है, और घटक के अंदर एक पाचन रस स्रावित होता है, जिससे कीट का पाचन हो जाता है, और इस क्रिया के द्वारा पौधे नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जैसे में नेफेथिंस जो है ये घटपर्णी पौधा का उदाहरण है। यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद मतलब कि कह सकते हैं कि मांसाहारी होते हैं, यानी ये शिकार करते हैं कीट मकोड़ों का, और जब कीट मकोड़े छोटे छोटे जो होते हैं बैठते हैं तो ये अपने आप को जो है अपने पतियों को बंद कर लेते हैं, सिकुड़ लेते हैं, और उसमें एक पाचन रस जैसा जो है एक द्रव स्रावित करते हैं, जिससे कीट का पाचन हो जाता है। पत्तियों का जो किनारा होता है वो किस किस रूप में दिखता है आप देख सकते हैं। महीन रोए के आकार में भी दिखता है, यानी इसे रोमिल बोलते हैं। कुंठ दंती यानी वर्तुल दंत के आकार का, दंतीय यानी वर्तुल दंत, आरी दंतीय आरी के आकार का, दोहरा क्रक्षी यानी दंतूर उपदंतों के साथ अखंडित। ये सभी पत्तियों का किनारा का जो सिरा है इस तरह का दिखता है। पालियम यानी दांतेदार पर मध्य सिरा की ओर नहीं, क्रक्षी यानी दांते आगे की ओर मुड़े हुए, क्रक्षीय महीन
मतलब कि अरिये समान, लहरदार होता है, कटीला होता है, तरंगी होता है। इसके बाद सिरा विन्यास के बारे में अगर बात करें तो इसका जो विन्यास होता है चापाकार, तिर्यक सिरामय और द्विविभाजक। यानी जो चापाकार होता है परवर्ती सिराएं सिरे की ओर बढ़ती हैं, और जो तिर्यक सिरामय जो होता है इसका जो सिरा होता है छोटी सिराएं परवर्ती सिराओं से जुड़ती हैं, और द्विविभाजक जो है सिराओं का विभाजन जोड़ों में होती हैं। इसके बाद अनुलंबित, हस्ताकार और समांतर। यानी अनुलंबित का मतलब है अधिकतर सिराएं पत्ते के लंबे अक्ष के सिद्ध में, हस्ताकार यानी कई मुख्य सिराएं एक बिंदु से निकलती हैं, और समांतर यानी सिराएं अक्षीय रूप से व्यवस्थित अंतर विभाजक नहीं। पिछाकार, जालीदार और चक्राकार, ठीक है, यानी प्रवर्तीय सिराएं विपरीत दिशा में जोड़ों में, जालीदार यानी छोटी सिराओं का जाल होता है, चक्राकार यानी ढालाकार पत्तियों में अरिय सिराएं जो है मौजूद होती हैं। तो ये सभी जो है मतलब कि सिरा विन्यास है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिगर को देखिएगा तो कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कोशाकार पर्ण, देखिए यूट्रिकुलेरिया एक कीटभक्षी पौधा होता है जो जल में वृद्धि करता है। यूट्रिकुलेरिया जो है क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है और ये जल में वृद्धि करता है। इसकी जलमग्न पत्तियां कई खंडों में डिवाइड होकर थैली नुमा संरचना का निर्माण करती हैं, और प्रत्येक थैली में एक खोखला कक्ष होता है, चैम्बर होता है, इम्पेटी चैम्बर होता है, जिसमें एक मुख होता है यानी माउथ होता है, और इस मुख पर एक प्रवेश द्वार होता है जिससे होकर केवल कुछ सूक्ष्म जलीय तंतु ही प्रवेश जलीय जो जंतु हैं ये क्या करते हैं, इनके मुखों में प्रवेश कर जाते हैं, और थैली या जो ब्लैडर होता है इसके अंदर पाचक एंजाइम उन सूक्ष्म जलीय जंतुओं को पचा सकते हैं। चूसक पत्तियां, ऐसी पत्तियां गूदेदार और मोटी होती हैं जो भोज्य पदार्थ और जल आदि का संग्रहण करती हैं, चूसक पत्तियां कहलाती हैं, जैसे घिग्वार, बायोफिल्म आदि। इसके बाद है कंटक पत्तियां, ये विशिष्ट पत्तियां होती हैं जो अपने फूल कली या मुलायम भागों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांटे की सल्क यानी कवच में रूपांतरित हो जाती हैं। इनके ऊपर एक पारदर्शी परत पाई जाती है जो कंद का निर्माण करती है, जैसे लहसुन, प्याज आदि। इसके बाद रंगीन पत्तियां, ये पत्तियां कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रंगीन रूपांतरण कर लेती हैं, जैसे पाइनसिटिया। पत्तियों के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लीव्स, इसके बारे में देख लेते हैं। पत्तियां पौधों का महत्वपूर्ण अंग है, यह निम्नलिखित प्रमुख कार्य संपादित करती हैं। पत्तियों का कुछ प्रमुख कार्य है, जैसे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियां वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया को नियंत्रित करती हैं। पत्तियां कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो बर्ड्स होते हैं इनकी ये प्रोटेक्शन करता है। ये कांटों या कंटकों का जो है कांटों या कंटकों में ये रूपांतरित होने पर पशु पक्षियों से पौधों की रक्षा करती है। परवों में रूपांतरित होने पर यह कमजोर पौधों को मजबूत आधार प्रदान करती है तथा आरोहण में मदद करती है। कीटभक्षी पौधों में पीचर, ब्लेडर आदि में रूपांतरित होकर भोजन के पाचन में सहायता करती है। यह जल और घुलनशील भोज्य पदार्थों को पत्तियों से स्तंभ तक जो है संचरण में सहायता करती है। कुछ पत्तियां वर्धी प्रजनन और परागण जो होता है इन परागण में सहायता प्रदान करती हैं, और कुछ पत्तियां भोजन संग्रह यानी फूड स्टोरेज का कार्य भी करती है। याद रखिएगा ये सभी फंक्शन ऑफ लीव्स से पत्तियों का कार्य है। इसके बाद पुष्प के बारे में यानी फ्लावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के मुख्य अंग पुष्प होते हैं। जो पुष्पीय पौधे होते हैं इनमें जो लैंगिक जनन होता है किसके माध्यम से होता है, पुष्प के माध्यम से होता है। इसीलिए पुष्पों को प्रजनन रचनाएं भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। पुष्पों से ही जो फ्लावर्स होते हैं इन फ्लावर्स से ही फलों और बीजों का निर्माण होता है। पुष्प की रचना जो है अधिकांश पौधों में पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं, जो पुष्प वृंत के फूले हुए सिरे पुष्पासन पर चक्रों के रूप में बाहर से अंदर की ओर बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग के रूप में विन्यासित रहते हैं। तो पुष्पों के 4 भाग हैं। अधिकांश पौधों में पुष्प के 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं, जो पुष्प वृंत के फूले हुए सिरे पर पुष्पासन पर चक्रों के रूप में बाहर से अंदर की ओर बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग के रूप में विन्यासित रहते हैं। यहाँ पे आप फिगर को देखकर स्पष्ट कर पाएंगे।
देखिए ये जो है पुष्प का ये जो बीच का भाग होता है इसे बोलते हैं स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। ये क्या होता है, जो दाने की तरह यानी छोटे छोटे मतलब कण की तरह होता है, इसको बोलते हैं परागकण। ठीक है, ये है परागकोश जिसके अंदर ये कण होता है। ये है आपका तंतु यानी फिलामेंट, ये है आपका दल और ये है आपका बाह्य दल। ठीक है, और ये क्या है, ये है बीजांड, ये है अंडाशय, ये है आपका, ये क्या है, पुष्प वृंत। ध्यान में रखिएगा। पुष्प के जो भाग हैं इनके 4 भाग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। बाह्य दलपुंज और याद रखिए, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को पुष्प का सहायक अंग या अनावश्यक भाग तथा पुमंग और जयांग को पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। जो बाह्य दलपुंज या जो दलपुंज है इनको पुष्प का सहायक अंग कहते हैं या अनावश्यक भाग कहते हैं, और जो पुमंग और जयांग है इसको पुष्प का आवश्यक भाग कहा जाता है। पुमंग और जयांग पुष्प के वास्तविक जनन भाग है। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग और जयांग मादा जनन भाग है। तो जो पुमंग होता है ये पुष्प का मतलब कि जो जनन भाग है वो नर है, और जो जयांग होता है ये मादा जनन भाग होता है। बाह्य दलपुंज के बारे में अगर बात करें तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बाह्य दलपुंज कहलाता है। यह प्रायः पत्तियों के समान हरे रंग का होता है और इसके एक भाग को बाह्य दल या बाह्य दल पत्र कहते हैं, और इसका प्रमुख कार्य है कली की अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करना। दूसरा है दलपुंज। बाह्य दलपुंज के अंदर पुष्प का यह दूसरा चक्र है। यह प्रायः चमकीले और रंगीन होते हैं। 4 से 6 या अनेक दलों से यह निर्मित होता है, और कैल्किस की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय या पृथक दलीय, जो कोरोला है कैल्विस की तरह कोरोला भी संयुक्त दलीय या पृथक दलीय हो सकता है। ये परागण कीटों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करते हैं। तीसरा है पुमंग। जो पुमंग है पुष्प का तीसरा चक्र है जो पुंकेसर से निर्मित होता है, और यह पुष्प के नर जननांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो प्रत्येक पुंकेसर के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, परागकोश और संयोजक। देखिए तंतु एक डंठल नुमा संरचना होती है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर के ऊपर एक फूली हुई संरचना को परागकोश कहते हैं, और परागकोश को तंतु से जोड़ने का कार्य संयोजी के द्वारा संपन्न होता है, कनेक्टिव के द्वारा संपन्न होता है, पूर्ण होता है। परागकोशों में 4 कोष्ठक होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, परागपुट। याद रखिएगा, प्रत्येक परागकोश के परागपुटों में असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। इसके बाद है जयांग। पुष्प के केंद्र में स्थित पुष्प का यह भाग चौथा चक्र है। यह पुष्प का मादा यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो 1 या 1 से अधिक अंडकों से निर्मित होता है। प्रत्येक अंडक निम्न 3 भागों से निर्मित होते हैं। ठीक है, पहला है अंडाशय। पुष्पासन से लगा चौड़ा और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और इसमें उपस्थित छोटी छोटी संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। जब यह बीजांड अंडाशय की आंतरिक दीवारों पर स्थित होता है उसे बीजांड वृत्त कहते हैं, और ऐसा स्थान जहां बीजांड वृत्त से जुड़ता है उसे नाभिका या हाइलम कहा जाता है। दूसरा है वर्तिका। यह अंडाशय के ऊपर स्थित लंबे और पतले भाग होते हैं। तीसरा है वर्तिकाग्र। वर्तिका के सबसे ऊपर स्थित स्वतंत्र और चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। याद रखिएगा, जड़ों, तनों और पत्तियों में विशिष्ट अनुकूलन, इसके बारे में देख लेते हैं। पौधों की बाह्य तथा आंतरिक संरचना, देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इन पर अनेक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पौधों में स्वयं को वातावरण से समायोजित करने की जो है सामर्थ्य होती है। जो पौधे होते हैं इन वातावरण को सामंजस्य करने में ये मतलब कि पूर्णतः विकसित होते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो पौधों में अनुकूलन से तात्पर्य उन विशेष बाह्य या आंतरिक लक्षणों से है जिनके कारण पौधे किसी विशेष वातावरण में, यानी जो इन्वायरमेंट होता है, किसी विशेष इन्वायरमेंट में रहने, वृद्धि करने, फलने फूलने, प्रजनन के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो याद रखिएगा।
इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा जो है पारिस्थितिकीय वर्गीकरण। इसके अनुसार पौधों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे जलोद्भिद, शुष्कोद्भिद, मध्योद्भिद और लवणोद्भिद। तो पादपों का जो पारिस्थितिकीय वर्गीकरण है चार है: जलोद्भिद, शुष्कोद्भिद, मध्योद्भिद और लवणोद्भिद। देखिए जलोद्भिद यानी हाइड्रोफाइट। देखिए जो हाइड्रोफाइट है, ये पौधे विस्तृत जल निकायों जैसे सागर, नदी आदि में पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे पूर्णतः जल निमग्न होते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनके कुछ भाग जैसे जड़, प्रकंद आदि पानी के संपर्क में रहते हैं। जलीय पौधों में अनेक ऐसी विशेषताएं या अनुकूलन होते हैं जिनके कारण ही ये जल में रहने के लिए सक्षम होते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित है: जलीय पौधों का शरीर जल के संपर्क में रहता है, जिससे जल अवशोषण के लिए जड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। देखिए जड़ें बहुत कम विकसित या अनुपस्थित होती हैं। मूल रोम यानी रूट हेयर्स या मूल गोप यानी रूट कैप्स भी अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। जलीय पौधे प्रायः बहुवर्षीय होते हैं। याद रखिएगा, जो जलीय पौधे हैं ये बहुवर्षीय होते हैं। अधिकतर जलीय पौधों में भोजन प्रायः प्रकंदों में क्या होता है, संचित रहता है। अधिकांश जलीय पौधों में वर्धी प्रजनन तीव्रता से होता है। जलीय पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। जलीय पौधों में पूर्ण शरीर पर श्लेष्मिक आवरण होता है, जिसे पौधे पानी में गलते नहीं है। तो पौधे पानी में सड़ते नहीं है, गलते नहीं, किस कारण? क्योंकि जलीय पौधों में जो या जलीय पौधे के संपूर्ण शरीर पर श्लेष्मिक झिल्ली का या श्लेष्मिक आवरण का जो है कह सकते हैं कि जो श्लेष्मिक आवरण है ये चढ़ा होता है जलीय पौधों के पूरे शरीर पर। इसीलिए पौधे पानी में गलते नहीं है, सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं। द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी जो ग्रोथ है, इसके बारे में अगर बात करें तो बहुवर्षीय पौधों में प्राथमिक ऊतकों के पूर्ण रूप से बनने जाने, जो प्राइमरी टिश्यूज हैं, इनके पूर्ण रूप से बन जाने के बाद जो है ये कैम्बियम सक्रिय हो जाता है। क्या होता है? एधा सक्रिय हो जाता है, कैम्बियम सक्रिय हो जाता है। यह जो है रम के अंदर नई यानी द्वितीयक कोशिकाएं बनाना प्रारंभ कर देता है, जो द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फोयम में विभाजित हो जाता है। और इसके साथ ही शीघ्र ही रम के बाहर विभाज्योतक प्रकट हो जाता है, जिसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। यह कॉर्क तथा द्वितीयक वलकुट का निर्माण करता है और इस प्रकार रंभ के अंदर या रंभ के बाहर कैम्बियन या कॉर्क कैम्बियन के द्वारा द्वितीयक ऊतकों के निर्माण होने के कारण तने और जड़ के मोटाई बढ़ जाती है और इसीलिए इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसके बाद है मरुदभिद। देखिए मरुदभिद ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे जो शुष्क स्थानों में उगते हैं मरुदभिद कहलाते हैं। इन स्थानों पर जल या तो अनुपस्थित होता है या पौधे उसे प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इस कारण इसे कारकीय क्या बोलते हैं? कारकीय शुष्कता कहते हैं। याद रखिए, शुष्क स्थान जैसे आर्द्रता का अभाव होता है, यहाँ पे उच्च तापक्रम होता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, प्रकाश की अधिकता होता है, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रकाश पड़ता है। इन स्थानों को शुष्क स्थान कहते हैं और ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनका जड़ तंत्र अति विकसित और शाखायुक्त होता है। इनकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है क्योंकि इनकी जड़ों पर मूल रोम एवं मूल गोप उपस्थित होते हैं। सामान्यतः कुछ पौधों के तने जिन पर छल्लेदार परत पाई जाती है, इससे जल का क्षय कम से कम होता है। इन पौधों की जो पत्तियां हैं कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, वाष्प उत्सर्जन कम होता है। तो इस तरह से जो है याद रखिएगा, जीरोफाइटस में आंतरिक संवहन के लिए आवश्यक जाइलम और फोयम ऊतक सुविकसित होते हैं। कभी कभी पत्तियां कांटेदार या कांटेनुमा संरचना प्राप्त कर लेती है। नागफनी, यूफोरबिया, कैजुराइना आदि शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे हैं। इसके बाद है मयोदभिद। देखिए मयोदभिद जो है इसका डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यहां से मयोदभिद और लवणोदभिद। और इसके बाद अंतःशोषण, पादप जल से संबंधित प्रक्रियाएं या पराशरण, कोशिकाओं में पराशरण के प्रकार, और इसके बाद जो है पौधों में पराशरण का जो महत्व है, पादप जल संबंध,
इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो बुक है इसका पीडीएफ जो है अवेलेबल है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे रिवीजन करते रहिए, उसको पढ़ के जो है सेशन को अटेंड कीजिए। या अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ लेकर जो है अपने स्टडी को धारेदार बनाइए, अच्छे बनाइए। तो पीडीएफ अवेलेबल है, इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।